सरफेस केमिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है जो आज शुरू होगा ना। सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री का सॉरी, ये 5वां यूनिट है। चैप्टर का नाम लिखेंगे सरफेस केमिस्ट्री। नहीं मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट टॉपिक है। सॉलिड स्टेट अभी बचा हुआ है, वो बता देंगे। हम ये बता रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का ये 5th यूनिट है और ये लास्ट यूनिट है फिजिकल का। सॉलिड स्टेट बचा हुआ है और वो पढ़ेंगे, टोटली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये थोड़ा समझ लें कि ये चैप्टर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना। बोर्ड पर जो हम अभी ये वर्ड लिखे हैं, जो ब्लैक स्टफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो ब्लैक इंक है, और इसको यदि हम मिटा दें तो आराम से मिट जाता है। यदि हम इसको 2-3 दिन तक ऐसे छोड़ दें और 2-3 दिन के बाद भी मिटाना चाहें तो 2-3 दिन के बाद भी ये इजीली मिट जाएगा। लेकिन किसी आयरन के सरफेस पर यदि हम पेंट करके छोड़ दें और 2-3 दिन के बाद मिटाना चाहें या हटाना चाहें तो क्या वो आसानी से हटेगा? नहीं। यह भी एक प्रकार का कलर ही है जो हम बोर्ड पर डाल रहे हैं, और वह भी एक प्रकार का कलर ही है जो आयरन रॉड पर डाला जा रहा है। लेकिन एक है जो 2-3 दिन के बाद भी एकदम इजीली आसानी से रिमूव हो जाता है, लेकिन दूसरा है जो बिल्कुल रिजिड हो जाता है, वो हटता ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? आखिर आयरन के सरफेस के साथ पेंट का क्या संबंध था और यहाँ पर बोर्ड के सरफेस के साथ इंक का क्या संबंध था कि ये फटाफट हट गया? दूसरी बात, यदि हम बोर्ड के सरफेस पर इन चीज़ों को लिख रहे हैं और यदि आप ये चीज़ देख पा रहे हैं, हम इसको यदि मिटा दें तो मिटाएंगे तो हमारे हाथ पर ये देखो कुछ ब्लैक चीज़ दिख रहा है यहाँ पर। यदि आपको ना दिख रहा हो तो हमको तो दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर है कुछ। एक्चुअल में वो कार्बन का इंक ही है जो ड्राई होने के बाद हमारे हाथ पर आया है। यही चीज़ आपको वहाँ पर दिख रहा था। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पर, कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस पर यदि टिका हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ किसी न किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही है, क्योंकि बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ पर टिक नहीं सकता है, वो अलग हो जाएगा। हम इसको, इस डस्टर को यहाँ पर रखें तो क्या ये इस पर टिका हुआ रहेगा? तो कुछ ना कुछ तो वहाँ चल रहा है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में पूरा का पूरा हमको वही प्रोसेस पढ़ना है जो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होता है। सरफेस पर जो जो घटनाक्रम चलता है उसी सब घटना को हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आखिर बोर्ड के सरफेस पर ऐसा क्या हुआ, लोहा वाला जो सरफेस है, आयरन वाला सरफेस, उस पर ऐसा क्या हुआ कि वो पकड़ लिया, ये छोड़ दिया, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। इस चैप्टर में कंप्लीटली एक ही टर्म को हम बार बार बोलेंगे कि इसके सरफेस पर वो हो गया, उसके सरफेस पर वो हो गया। एक्चुअल में पूरा का पूरा चैप्टर ही सरफेस से संबंधित है। सरफेस पर होने वाली घटना के बारे में ही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। एक और टर्म आता है इंटरफेस। एक होता है सरफेस और दूसरा होता है इंटरफेस। देखिए, जैसे ये हाथ है मेरा, ये हो गया सरफेस इसका, ये वाला पार्ट। ये हाथ है, ये भी हो गया सरफेस। तो हमको इस सरफेस पर की घटना के बारे में पढ़ना है और पढ़ना है इंटरफेस के बारे में। यदि दो सरफेस को हम आपस में मिला दें तो वो जो एक दूसरे के साथ टचिंग पॉइंट में होता है वही क्या कहलाता है? इंटरफेस। जो दो सरफेस जहां आपस में मिल रहे होते हैं वो कहलाता है इंटरफेस, और उसी को आप अलग कर दीजिए तो वो क्या कहलाता है? सरफेस। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ उस घटनाक्रम को बताएगा जो या तो किसी सब्सटेंस के सरफेस पर होता है या फिर सब्सटेंस के इंटरफेस पर होता है। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर को डिफाइन कर लीजिए। लिखेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री branch of chemistry which deals with the process which occurs
on the surface of, on the surface or, on the surface or interface of substance is called surface chemistry. तो यह केमिस्ट्री का वह यह केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जो डील होगा किस चीज़ से, एक प्रोसेस से, जो होता कहाँ है, किसी सब्सटेंस के सरफेस पर या फिर इंटरफेस पर। हो गया, लिख लिए क्या? इस चैप्टर में ना कुल 3 टर्म आपको पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री में कुल 3 बात आपको पढ़नी है। जो सबसे पहला बात है उसमें आप सीखेंगे एडजॉर्प्शन के बारे में। देखिए इसी तरह का 2 वर्ड होता है, एक होता है एडजॉर्प्शन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। डी फॉर डॉग और उसमें आता है बी फॉर बॉल। एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ना आपको मेनली किसके बारे में है, एडजॉर्प्शन के बारे में। दूसरा है कोलाइडल स्टेट, या इसी को ना हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। और तीसरा पढ़ना है कैटेलिस्ट के बारे में। आपको याद है कैटेलिस्ट पहले ही समाप्त किया जा चुका है। आप याद कीजिए जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो याद है वहाँ पर पॉजिटिव कैटेलिस्ट, निगेटिव कैटेलिस्ट, पॉइजन कैटेलिस्ट, ऑटो कैटेलिस्ट, प्रमोटर, ये सब बात बताए थे ना वहाँ पर। एक्चुअल में वो कैटेलिस्ट, ये वो जो पार्ट वहाँ पर आप पढ़े थे वो उस चैप्टर का पार्ट था ही नहीं। चूँकि हम लोग कैटेलिस्ट का इफेक्ट पढ़ने वाले थे रेट ऑफ रिएक्शन पर, इस वजह से हमने आपको कहा क्या कि आप एक काम करो, कैटेलिस्ट पहले बढ़िया से समझ लो तो उसका इफेक्ट पढ़ लो, क्योंकि उसका इफेक्ट 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। मेन टाइम लगता था कैटेलिस्ट को ख़त्म करने में। तो कैटेलिस्ट ऑलरेडी इस चैप्टर का ये जो पार्ट है ये समाप्त है। और आप देखिएगा केमिकल काइनेटिक्स में आपको लास्ट में मिल जाए, लास्ट का 2-3 क्लास कैटेलिस्ट पर ही हुआ है। आप वीडियो लेक्चर के थ्रू देखना चाहें तो वहाँ भी मिल जाएगा, और या फिर आप कॉपी पर यदि यहाँ पढ़ें हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो अब पढ़ना कितना पार्ट बचा कितना, 2। एक बचा एडजॉर्प्शन और दूसरा बचा कोलाइडल स्टेट। एडजॉर्प्शन इस चैप्टर का बेहद छोटा पार्ट है, 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है ना वो है कोलाइडल स्टेट। बहुत सारा बुक तो सीधे कोलाइडल इस चैप्टर का नाम सरफेस केमिस्ट्री नहीं लिखता है, इस चैप्टर का नाम कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन लिखता है। चैप्टर का नाम है चेंज कर देता है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं लिख के सीधा क्या लिखता है, कोलाइडल स्टेट। ये पढ़ना होता है। खास करके बीएससी वगैरह में जाओगे तो उसमें सरफेस केमिस्ट्री नाम नहीं होता है, उसमें कोलाइडल स्टेट नाम होता है इस चैप्टर का। तो क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडल स्टेट के बारे में ही इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। तो हम देखेंगे क्या होता है वो सब। पहले आप इसको लिख लीजिए और अब यहाँ से हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा हमारा एडजॉर्प्शन। उतारिए इसको, उतारिए और अगला हेडिंग डालिए 1 नंबर डाल के। एडजॉर्प्शन। इसको डिफाइन कीजिए। हो गया क्या? लिखेंगे प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस attract and collect the particles of other substance on their surface is called
एडजॉर्प्शन। देखिए, एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पर उसको कलेक्ट कर लेता है, संचित कर लेता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। जैसे बोर्ड पर जो बातें लिखी जा रही है, जो आपको दिख रहा है, जो एग्जिस्टेंस इस लेटर का आपको दिख रहा है, वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये जो बोर्ड का सरफेस है वह इंक को अट्रैक्ट करके कलेक्ट कर लिया है। यदि ये कलेक्शन यहाँ पर नहीं होता और अट्रैक्शन ना होता तो ये जो सब्सटेंस आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं वो आराम से नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर वहाँ अट्रैक्शन हुआ है और अट्रैक्शन के कारण वहाँ पर उन चीज़ों का कलेक्शन हुआ है, और वही कलेक्शन जो प्रॉपर वे में लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो एक्चुअल में जो बोर्ड पर हम लोग लिखते हैं यह प्रोसेस ही क्या है? एडजॉर्प्शन। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया एडजॉर्प्शन का। इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो आप उसको समझ लीजिए। कभी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप खरीदे हो तो उसमें 2-4 को पुड़िया रहता है, उसमें उजला उजला दाना टाइप का कुछ कुछ रखा रहता है। एक्चुअल में वो रहता है सिलिका जेल। वो एक केमिकल होता है सिलिका जेल, और इस सिलिका जेल का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है। इसका प्रॉपर्टी यह होता है कि यह वाटर अपने अगल बगल एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, उस वाटर मॉलिक्यूल को सरफेस से खींच कर अट्रैक्ट करते करते उस सब वाटर मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पर जमा कर लेता है। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं यह तो एक्चुअल में सिलिका जेल है, और ये जब उस इलेक्ट्रॉनिक सामान के पैकिंग के अंदर होता है तो क्या करता है, पैकिंग के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में उस सामान के पैकिंग होने के दौरान यदि वाटर वेपर आ गया होगा, चूँकि मॉइस्चर तो है ही एटमॉस्फेयर में, तो वो यदि आ गया होगा तो वो क्या करता है, अंदर में सिलिका जेल उस सब वाटर मॉलिक्यूल को धीरे धीरे अपने ऊपर संचित कर लेता है, अपने ऊपर कलेक्ट कर लेता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई बना है तो उसमें मेटल बहुत तरह का रहता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान यदि कोई बना है तो उसमें मेटल तो होगा ही ना, और मेटल में जंग लगने का प्रोसेस होता है, और जंग लगने के लिए रस्टिंग के लिए 2 कंडीशन होता है। उसको एटमॉस्फेरिक एयर यानी ऑक्सीजन मिलना चाहिए और साथ साथ मिलना चाहिए वाटर वेपर। ये दोनों मॉइस्चर, ये दोनों यदि एक साथ मिलेगा किसी मेटल को तभी वो रस्टिंग में इन्वॉल्व होता है, अदरवाइज रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिलिका जेल क्या करता है, वाटर वेपर को ऑलमोस्ट सबको खींच कर अपने ऊपर संचित कर लेता है। तो मेटल को ऑक्सीजन तो मिलेगा लेकिन वाटर वेपर नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि वो 2 साल 3 साल 4 साल भी बंद रहेगा ना तो उसमें जंग लगने वाला कोई बात नहीं होता है, और वह इलेक्ट्रॉनिक सामान सेफ रहता है। इसीलिए जनरली आप देखेंगे लैपटॉप खरीदिए या कुछ दूसरा मोबाइल में तो जनरली नहीं रहता है, चूँकि मोबाइल का पैकिंग ही थोड़ा हैवी रहता है। तो इसमें ये सिलिका जेल रहता है, और इसका ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने ऊपर किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को। तो ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं ये चलता हुआ, ये एक्चुअल में क्या दिखा रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हुआ है सिलिका जेल पर, इस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये है वाटर मॉलिक्यूल। लिख लीजिए, आप फिगर बना लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 सब्सटेंस है, और ध्यान रहे सिलिका जेल सिर्फ सरफेस तक ही चीज़ों को रखता है, सरफेस के अंदर आने नहीं देता है। तो यह सिर्फ सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पर आप 2 सब्सटेंस देख सकते हैं, एक है सिलिका जेल और दूसरा है वाटर मॉलिक्यूल। और ध्यान से सुनिएगा, सिलिका जेल क्या कर रहा है, सिलिका जेल किसी दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट किया है और अपने ऊपर कलेक्ट किया है, और वाटर क्या कर रहा है, सिलिका जेल पर जाके जमा हो रहा है। मतलब एक जमा करवा रहा है और दूसरा जमा हो रहा है। तो ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा सिलिका जेल पर वाटर का ही एब्जॉर्प्शन हो, बोर्ड पर इंक का एब्जॉर्प्शन हो सकता है, हाथ पर पानी लेंगे तो पानी का एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो केमिस्ट्री में अलग अलग चीज़ों
आयरन के रॉड पर पेंट का एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि जब केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो हमेशा सिलिका जेल और वाटर ही तो नहीं आएगा, ये तो एक एग्जाम्पल मात्र है जिसको समझना आपके लिए जरूरी था। एक्चुअल में इसका दो टर्म दे दिया गया, केमिकल टर्म। एक को हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेट और एक को कहा जाता है एडजॉर्बेंट। मतलब जो जमा कर रहा है और जो जमा हो रहा है वह चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, केमिकल नाम उसका सबका सेम हो जाता है। जो जमा होता है उसको कहते हैं एडजॉर्बेट, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है, एडजॉर्बेट का। और जो जमा करता है, जैसे ये क्या है, सिलिका जेल, ये कहलाता है एडजॉर्बेंट। अब आपको समझ में आया कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट में क्या अंतर है। Substance which attract and collect the other substance on their surface is called adsorbent, and the substance which adsorb on the surface of adsorbent is called adsorbate। तो इसको आप दोनों को डिफाइन भी कर लीजिए, चूंकि ये टर्म बार बार आता रहेगा। जो वहाँ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है उसको पहले उस तरह से लिख लीजिए। यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि ये जो एडजॉर्प्शन है ना, ये सरफेस वाला प्रोसेस है, सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है। यह सिर्फ और सिर्फ सरफेस तक ही सीमित रह जाता है। हो गया, लिख लिए, लिखेंगे नीचे एरो देखे। क्या हेडिंग वेडिंग भी कुछ डाले हैं? अभी हेडिंग नहीं डाले हैं तो पहले एरो देके लिखिए। लिखेंगे एडजॉर्बेट इज एडजॉर्बेट नहीं, एडजॉर्प्शन इज सरफेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। एडजॉर्प्शन इज सरफेस और एक्सटर्नल कह दिए, चूंकि सरफेस तो एक्सटर्नल ही होता है ना, सरफेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट नीचे एरो दीजिए और डिफाइन कीजिए। सब्सटेंस विच अट्रैक्ट एंड कलेक्ट, substance which attract and collect the particles of other substance, substance which attract and collect the particles of other substance on their surface, is called adsorbent। is called adsorbent। स्टार लगाइए, आगे हेडिंग डालिए। माधव इधर सुनो, दोनों फैन बंद कर दो अंदर वाला। स्टार लगाइए और हेडिंग डालिए एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट नीचे एरो दीजिए और लिखिए substance which adsorbed on the surface of adsorbent, substance which adsorbed, don't to be confused with absorb, ab, adsorb हम बोल रहे हैं, adsorbed on the surface of adsorbent is called adsorbate। Substance which adsorbed on the surface of adsorbent is called adsorbate। हो गया, लिख लिए। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात।
सब्सटेंस का 3 फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम तीनों को लिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो ये दोनों जो है ना, सॉलिड और लिक्विड, ये जेनरली काम करता है एडजॉर्बेंट का, और लिक्विड और गैस जो है यह जेनरली काम करता है एडजॉर्बेंट का। यानी ये जो लिक्विड है यह दोनों का काम करता है, एडजॉर्बेंट का भी और एडजॉर्बेंट का भी। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि एडजॉर्बेंट सॉलिड या लिक्विड होता है, मतलब यही ना हम कह रहे हैं कि सॉलिड या लिक्विड ही अपने सरफेस पर किसी चीज़ को एडजॉर्ब करेगा, और हम लिक्विड और गैस को कह रहे हैं कि यह एडजॉर्बेट है। इसका मतलब यही हुआ ना कि लिक्विड या गैस ये जो है वह सॉलिड सब्सटेंस पर जाके चिपकेगा या सॉलिड सब्सटेंस पर जाके सटेगा या एडजॉर्ब होगा, यदि केमिकल लैंग्वेज में बोले तो। अब आप ही सोचिए कि सॉलिड जो है, यह सॉलिड यदि हम इस चीज़ को यहाँ पर रखते हैं, मतलब हम इसको यहाँ पर एडजॉर्ब कराना चाहते हैं, तो ये जनरली एडजॉर्ब नहीं होता है क्योंकि ये सॉलिड सब्सटेंस है। इसी पर यदि कोई कलर डाल दीजिए यदि लिक्विड फेज में तो एडजॉर्ब हो जाएगा। जनरली गैस का भी एडजॉर्प्शन होता है, मेटल पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एडजॉर्बेंट जो होता है ना वह प्रायः या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, और एडजॉर्बेट जो होता है वह जनरली या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। और ये जो लिक्विड है ना ये दोनों का काम करता है, एडजॉर्बेट का भी और एडजॉर्बेंट का भी। तो आप नीचे ये लिख देंगे एरो देके कि सॉलिड एंड लिक्विड आर जनरली एक्ट एज एडजॉर्बेंट, व्हाइल लिक्विड एंड गैस जनरली एक्ट एज एडजॉर्बेट। लिखिए नीचे एरो देके, solid and liquid are generally act as adsorbent while liquid and gas generally act as adsorbate, हो गया, लिख लिए। स्टार लगाइए। और इसी के जैसा एक टर्म पढ़िए जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन। देखिए क्या अंतर है स्पेलिंग में, यहां डी है और यहां पर बी है, कंसेप्ट पूरा का पूरा अलग है। डिफाइन कीजिए। हेडिंग हो चुका है। बढ़े आगे, लिखेंगे प्रोसेस इन विच particles of substance distributed uniformly in the entire mass of other substance, distributed uniformly entire mass, ENTIRE, entire का मतलब अंदर तक का होता है, entire mass of other substance, entire mass of other substance is called absorption, is called absorption। देखिए इधर इस सिलिका जेल के जगह पर आप ले लो वो जो खल्ली उल्ली नहीं होता था पहले ब्लैक बोर्ड पर जो चलता था, पता नहीं तुम लोग देखा भी कि नहीं, चौक,
हालांकि वो चौक मेरे पास भी है, लेकिन ये चौक थोड़ा एडवांस वर्जन का है, ये वाला चौक नहीं। इसमें तो कुछ कुछ और मिला होता है। वो खल्ली वाला चौक, वाइट वाइट ढेला टाइप का नहीं होता था, टुकड़ा टुकड़ा टाइप का, हम उसी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaCl2। चौक है ये। जब तुम चौक पर पानी डालोगे ना, तो पानी सरफेस से होता हुआ उसके इंटायर मास को कवर कर लेता है, और वो भी यूनिफॉर्मली, कंप्लीटली वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अंदर में। या फिर यदि आपको वो ऐसे नहीं समझ में आता है, तो आप क्या कीजिए, पानी में हल्का सा कलर मिला दीजिए, कोई भी रेड ग्रीन समथिंग कुछ भी, और उसको ना धीरे धीरे आप उस चौक पर डालिए, तो सरफेस से होता हुआ वह अंदर तक के भाग को वह कंप्लीटली रंगीन कर देगा। इसका मतलब है कि सिलिका जेल क्या किया था, वाटर के मॉलिक्यूल को सिर्फ अपने सरफेस तक न रोक दिया था, और ये पूरे इंटायर मास को कवर कर लेता है। इंटायर मास को कवर करने का मतलब ही है कि यहाँ पर एड्जॉर्प्शन के साथ साथ और क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। यानी ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही, अब एड्जॉर्प्शन नाम का अब यहाँ पर टर्म ही नहीं आएगा जब पूरा का पूरा ये अंदर तक फैल जाएगा, तो अब ये कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। तो आप इस फिगर को बना लो। इट मीन्स एडजॉर्प्शन इज सरफेस प्रोसेस वाइल एब्जॉर्प्शन इज बल्क प्रोसेस। बल्क प्रोसेस कर दीजिए, अंदर तक जाएगा तो सीधे अंदर ऐसा थोड़े है कि इसको सुइया दे देंगे अंदर से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, ये चौक है CaCl2। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। नीचे लिखेंगे एडजॉर्प्शन इज सरफेस प्रोसेस वाइल एब्जॉर्प्शन इज बल्क प्रोसेस। सुनो इधर देख के लिखना, बड़ा कंफ्यूजन होता है दो वर्ड में। हम अभी एडजॉर्प्शन बोल रहे हैं, पहला वाला एडजॉर्प्शन इज सरफेस प्रोसेस while absorption is bulk process। नीचे एरो देके लिखेंगे फिर से, बल्क प्रोसेस, BUL के बल्क प्रोसेस। आगे एरो दीजिए और लिखिए वाटर मॉलिक्यूल adsorbed on the surface of silica gel water molecule adsorbed on the surface of silica gel while absorbed by CaCl2। कंसेप्ट से समझ लीजिए कि हम एड्जॉर्प्शन बोल रहे हैं या एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। यदि आपको सुनने में समस्या हो रही है या फिर बुझने में दिक्कत हो रहा है, हमने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल इज एड्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल वाटर मॉलिक्यूल को क्या किया था, एडजॉर्ब, D फॉर डॉग, एडजॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल व्हाइल एब्जॉर्ब बाय CaCl2। एक और इसका एग्जांपल है, सुनो। चारकोल जो कि कार्बन होता है, ये क्या करता है, अमोनिया गैस को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करा लेता है, सरफेस पर उसको खींच लेता है गैस को। जबकि यही अमोनिया वाटर के साथ जब आता है तो वाटर में जाके पूरा का पूरा मिल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो चारकोल है, चारकोल क्या करता है, अमोनिया गैस को एडजॉर्ब करता है। चारकोल सॉलिड होता है और अमोनिया गैस लिक्विड है, और ये वाटर लिक्विड होता है जो गैस का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो नीचे एरो देके लिखेंगे चारकोल
No, sorry. Ammonia gas is adsorbed by ammonia gas adsorbed by D for dog. Ammonia gas adsorbed by charcoal while absorbed by charcoal while absorb B for ball, absorb by water, सिर्फ वाटर लिख दीजिए। इसका ये मतलब हुआ कि चारकोल कहीं पर रखा हुआ होगा ना और अमोनिया उसके पास लाओगे तो चारकोल पर अमोनिया आके सट जाता है, जबकि यही अमोनिया वाटर के संपर्क में जब आता है तो अमोनिया पूरा का पूरा वाटर में जाके पूरा का पूरा घुल जाता है, पूरा का पूरा मिल जाता है, मतलब अंदर तक चला गया, सरफेस से होता हुआ अंदर तक चला गया, मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ, और सिर्फ सरफेस तक रहा तो एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या कोई दिक्कत है इसमें? कल हम लोग सीखेंगे इस लोहा पर पेंट कैसे होता है, और फिर सीखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ 2-3 दिन के बाद भी मिटाएं तो आसानी से मिट जाता है, जबकि उस पर जो पेंट किया जाता है वह आसानी से नहीं मिटता। एक्चुअल में ना एडजॉर्प्शन 2 तरह का होता है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन। इस सब बात को बहुत बेहतर कल समझोगे, आज वो समझ में नहीं आएगा। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.